नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताऊंगा। हिंदी व्याकरण में क्रिया का क्या महत्व है और किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के करने, ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी कार्य के करने या किसी स्थिति के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो वाक्य विचार में मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि वाक्य में दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य भाग में कर्ता का होना आवश्यक है, यानी वाक्य में कर्ता अति आवश्यक है, और विधेय के हिस्से में, विधेय के भाग में क्रिया का होना अति आवश्यक है। यानी कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती है। तो क्रिया में क्या दर्शाया जाता है? किसी कार्य का किया जाना, यानी कर्ता का व्यवहार, कर्ता कोई काम कर रहा है उसको क्रिया के माध्यम से प्रकट किया जाता है। या किसी कार्य के होने की स्थिति जिसमें कर्ता के द्वारा सहज में वो कार्य हो रहा हो, कर्ता के उसमें करने की भूमिका नहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर लड़का पत्र लिखता है, यहाँ लड़का कर्ता है और पत्र है कर्म और लिखना क्या है? क्रिया। ये क्रियापद है, लिखता है क्रियापद है। तो लिखना जो है वो कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता के द्वारा, यानी लड़का जो ये करता है इसके द्वारा पत्र कर्म करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लिखना क्रिया के द्वारा से के प्रकट करते हैं, लिखना के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो चिड़िया यहाँ संज्ञा पद है, कर्ता कह सकते हैं, कर्ता है, लेकिन यहाँ कर्ता के द्वारा काम करने का प्रयास नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण है काम होने का। काम होने का हो रहा है कि उड़ रही है, वो अपने आप उड़ रही है आकाश में। ये स्थान सूचक शब्द है, अधिकरण कारक से जुड़ा हुआ है। तो चिड़िया यानी जो कर्ता है यहाँ, वह आकाश में उड़ रही है, उसके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा, वो अपने आप ही उड़ रही है। या हम यहाँ कह सकते हैं कि पतंग आकाश में उड़ रही है, तो पतंग भी अपने आप आकाश में उड़ रही है, यानी वो क्रिया के होने का बोध है। और यहाँ जब हम कहते हैं किसी कार्य के करने का, तो ये लड़का जो करता है इसके द्वारा पत्र को लिखा जा रहा है। तो ये दोनों अंतर है और क्रिया को इन दोनों भाव से व्यक्त किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि क्रिया में जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप जिसे अंग्रेजी में रूट कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। यानी जो क्रिया पद है, क्रिया जो शब्द है, उनके जो मूल शब्द हैं, जो तत्सम शब्द है या संस्कृत की जो शब्दावली है, वो धातु रूप कहलाते हैं, मूल रूप को कहते हैं। जैसे आ, खा, पढ़, जा, सो, पी, चल, ये अपने आप में मूल शब्द हैं। और जब हम इसके सामान्य रूप बनाते हैं तो ना प्रत्यय लगा करके इसका सामान्य रूप बना लिया जाता है। जैसे आना, जाना, चलना, पढ़ना, सोना, पीना, ये व्यवहारिक रूप हैं। और यदि हमें किसी अन्य वाक्य में किसी और तरह से क्रिया का प्रयोग करना है, यानी इन मूल रूप का प्रयोग करना है, तो हम प्रत्यय बदल के दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं हम कहते हैं बहुवचन में वे आते हैं, वे आते हैं का मतलब आ मूल धातु के यानी धातु रूप के साथ ते प्रत्यय लगा दिया तो आते हैं। तुम आओगे, आओगे में आ में ओगे प्रत्यय, गे प्रत्यय लगा दिया, आओगे प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया आओगे। खाओगे, खाना, खाता है, तो ता प्रत्यय लगा दिया खा के साथ तो खाता है बन गया। तो इस तरह से ये क्रिया की परिभाषा है कि क्रिया किसी कार्य के यानी कर्ता के द्वारा किसी कार्य के करने या किसी कार्य के होने का बोध क्रिया के द्वारा होता है। अब क्रिया के भेद के दो आधार हैं। क्रिया के भेद के आधार दो हैं, कर्म के आधार पर पहला, और दूसरा है रचना के आधार पर। ये कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के भेद दो हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, यानी दो कर्म जिस क्रिया में प्रयोग हो। रचना के आधार पर 6 भेद हैं लगभग, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उनकी उदाहरण सहित व्याख्या करूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उसकी व्याख्या करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये भी वीडियो देखेंगे और इसको अभी पूरा आप सुनेंगे। तो अब आपको मैं अकर्मक क्रिया के बारे में बताऊंगा। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म की जरूरत नहीं है, कर्म अपेक्षित नहीं है और कार्य का जो फल होता है यानी क्रिया का जो परिणाम होता है, क्रिया व्यापार का जो असर पड़ता है वह कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कर्ता को ही वो प्रभावित करती है क्रिया, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसके नाम से ही है उपसर्ग कर्म। तो यहाँ जो कर्म नहीं है, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं है, वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बालक हंसता है, तो बालक यहाँ पर कर्ता है, हंसना क्रिया है। हंसना क्रिया का जो परिणाम है, जो फल है, वो बालक के ऊपर है। बालक स्वाभाविक रूप से हंस रहा है, इसमें उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर लिखा जाए कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है ये इस क्रिया के लिए कर्म है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है, ये इसका कर्म हो जाएगा। यानी पढ़ना क्रिया सकर्मक कहलाएगी, हंसना क्रिया अकर्मक है। अधिकतर जो कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं स्वाभाविक रूप से, जिसमें कर्म नहीं है, वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे शर्म करना, शर्माना, डरना, जीना, मरना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, उछलना, जागना, जीतना, हारना। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वाभाविक रूप से कर्ता को ही आधार बनाती हैं, कर्ता को पर ही परिणाम उनका पड़ता है, तो ये अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। रघु सोता है, यहाँ रघु जो करता है वो उस पर वो कौन सी क्रिया कर रहा है? सोना की। तो सोना जो क्रिया है वो रघु को निर्भर है, रघु पर निर्भर है। इसलिए अगर हम इसी वाक्य को इस ढंग से लिखें कि रघु पलंग पर सोता है, तो क्या ये क्रिया अकर्मक रहेगी या सकर्मक हो जाएगी? तो यहाँ भी क्रिया जो है अकर्मक ही रहेगी। पलंग पर ये अधिकरण कारक प्रयोग किया गया है, ये कर्म कारक नहीं है। पलंग स्थान सूचक शब्द है, पलंग पर वो सो रहा है, पर ये लगा हुआ है कारक चिन्ह। ये सोना क्रिया अभी भी कर्ता को ही परिणाम दे रही है, कर्ता पर ही प्रभावित कर रही कर्ता को। रघु सोता है, पलंग पर सो रहा है, लेकिन रघु सोता है। अभी हम ये लिखते हैं कि रघु पत्र लिखता है, तो क्रिया जो लिखना क्रिया है वो सकर्मक बन जाती, क्योंकि क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या कर रहा है? सो रहा है। तो यहाँ सोना क्रिया अकर्मक है। अब हम देखेंगे सकर्मक क्रिया वो किस तरह से प्रयोग की जाती है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, यानी वाक्य में क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म होना अपेक्षित है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो परिणाम है, वो कर्ता को छोड़ करके कर्म पर ही पड़ता है, वहाँ क्रिया सकर्मक होती है। इसमें सा उपसर्ग लगा है कर्म में, यानी कर्म सहित जहाँ कर्म की आवश्यकता है क्रिया को पूरा होने के लिए, वह क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे बालक फल खाता है, बालक यहाँ करता है और खाता यानी खाना ये क्रिया है। तो इस क्रिया के पूर्णता के लिए अगर हम इसमें क्या शब्द लगा दें कि बालक क्या खाता है, क्या करता है, तो आवश्यकता होगी कर्म की, फल खाता है। तो ये कर्म यहाँ अपेक्षित है क्रिया के पूरा होने के लिए, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। माली पानी देता है, कर्ता माली है, तो कर्ता क्या करता है, क्या देता है? पानी को देता है, तो ये पानी कर्म हो गया। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। यानी वाक्य में जहाँ एक कर्म प्रयोग होगा, एक कर्म आवश्यक होगा, वह एक कर्मक क्रिया कहलाएगी, यानी सकर्मक का एक कर्मक रूप। और यदि वाक्य में
द्विकर्मक क्रिया यानी दो कर्म अपेक्षित होंगे, दो कर्म प्रयोग किए जाएंगे तो वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अधिकतर प्रेरणार्थक क्रियाएं, जो रचना की दृष्टि से एक भाग है प्रेरणार्थक क्रिया का, अधिकतर प्रेरणार्थक क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो अभी हम इस संदर्भ में भी देख लें, बालक फल खाता है तो यहाँ पर खाता क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म अपेक्षित था क्योंकि सकर्मक क्रिया है ये, लेकिन एक ही कर्म प्रयोग किया गया। क्या खाता है? फल। एक ही कर्म है तो ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। दूसरे उदाहरण में हम देखें, यहाँ पर माली जो करता है वाक्य में, माली पौधों को पानी देता है। क्रिया कौन सी है? देना। क्रिया देता है। अब यहाँ पर देखें कि क्रिया दे जो देना है, और हम अगर ये सवाल करते हैं कि क्या देता है तो पानी, ये इसका एक कर्म है। पानी देता है, किसको पानी देता है? पौधों को। यहाँ को कर्म का कारक भी लगा हुआ है तो एक कर्म यहाँ पर ये है। तो इस वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, उस क्रिया की पूर्णता के लिए दो कर्म यहाँ प्रयोग किए गए हैं। एक है पानी, पहला इसको मानेंगे, और दूसरा है कर्म पौधों को। तो यहाँ जब दो कर्म प्रयोग किए गए हैं तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। क्योंकि क्रिया के लिए यदि कर्म आवश्यक है और कर्म प्रयोग किया गया है तो वह सकर्मक क्रिया बन जाएगी। यदि एक कर्म प्रयोग किया गया है तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और यदि दो कर्म प्रयोग किए गए हैं तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये आप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के भेद के दो आधार हैं, कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर जो 6 भेद हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।